शाम में उर्दन की सरहद के करीब एक मुकाम है जहां दरियाए यरमूक की दो शाखें आपस में मिलती हैं। ये दोनों शाखें तंग और गहरी घाटियों में बल खाती हुई चलती हैं। इनमें एक घाटी इस वजह से यादगार बन चुकी है कि 1400 बरस पहले हजारों सिपाहियों ने इसी में कूदकर अपनी जानें दी थीं। ये सिपाही एक ऐसी प्लानिंग का शिकार हुए थे जिसे मिलिट्री हिस्ट्री का शाहकार, एक मास्टरपीस समझा जाता है। ये मास्टरपीस मंसूबा क्या था, इस पर कैसे अमल हुआ, जंगे यरमूक में अरब लश्कर एक खौफनाक तबाही से कैसे बचा, इसको किसने बचाया और तारीख के अजीम जनरल खालिद बिन वलीद के आखिरी अयाम गुमनामी में क्यों गुजरे। मैं हूं फैसल उड़ाइज और देखो सुनो जानो की सीरीज जनरल्स एंड बैटल्स के इस हिस्से में हम आपको यही सब दिखाएंगे। ये साल था 636 636 का और शदीद गर्म जुलाई के महीने में शाम के अंदर एक फैसलाकुन जंग की तैयारी हो रही थी। आप जान चुके हैं कि एक बड़ी रोमन फौज की वजह से अरब लश्कर को हिम्स, बालबक और दमिश्क खाली करना पड़े थे। ये इसलिए था ताकि तमाम अरब लश्कर किसी एक मुकाम पर जमा होकर पूरी ताकत से रोमन्स का सामना कर सकें। अब शाम में मौजूद तमाम अरब लश्कर दरिया यरमूक के किनारे जमा होकर रूमी फौज का इंतजार कर रहे थे। अरबों के लिए अच्छी खबर यह थी कि उनके कमांडर खालिद बिन वलीद थे। दूसरे खलीफा राशिद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें बरतरफ करके अबू उबैदा बिन जर्राह को कमांडर मुकर्रर किया था, लेकिन आने वाली जंग की हौलनाकी का अंदाजा करते हुए अबू उबैदा ने जंग की कमान अमली तौर पर खालिद बिन वलीद ही के हाथ में रहने दी। तमाम कमांडर्स को भी ये हदायत कर दी गई थी कि वो खालिद बिन वलीद ही के अहकामात को फॉलो करें। अब दोस्तों, उन्होंने इस लड़ाई के लिए जो मैदान जंग चुना था यानी खालिद बिन वलीद ने, वो उनके मिलिट्री जीनियस होने का शानदार सबूत था। वो कैसे? वो ऐसे माई क्यूरियस फेलोज के यरमूक का मैदान दरिया यरमूक की दो शाखों के दरमियान में था। इसकी बड़ी शाख से मिली हुई दो बड़ी घाटियां यरमूक और अलान थी, जबकि छोटी शाख के साथ मिली हुई एक गहरी घाटी अल-रकात थी। इसे क्रॉस करने का वाहिद रास्ता एक छोटा सा पुल एनो ज़कर के मुकाम पर वाक़या था। खालिद बिन वलीद ने इस मैदान जंग का इंतखाब दो वजूहात से किया था। पहली वजह यह कि दमिश्क से आने वाला रूमी बाज़ंतीनी लश्कर सिर्फ शुमाल की तरफ से आ सकता था। जुनूब में गहरी घाटियां और दरिया होने की वजह से वो रास्ता बदल कर जुनूब या घाटियों की किसी भी साइड से हमला नहीं कर सकता था। मतलब सरप्राइज हमले का कोई चांस रोमन्स के पास नहीं था। जो रास्ता उनके लिए दस्तयाब था यानी शुमाल का, तो वहां अरब लश्कर पहले से घात लगाए बैठा था। फिर इसका यह भी फायदा था कि अगर मुस्लिम लश्कर को शिकस्त होती है तो उनके पास पीछे हटने का रास्ता मौजूद था, जबकि बैजंतीनी रोमन लश्कर को घाटियों की तरफ पलटना पड़ना था और इन घाटियों की गहराई 1000 फीट तक थी। इस मैदान को लड़ाई के लिए मुंतखब करने की दूसरी वजह यह थी कि यहाँ घाटियां सरसब्ज थीं। जानवरों के लिए वाफर चारा और पानी था, जबकि लश्कर के लिए मौसम भी बाकी सहरा की निस्बत काफी अच्छा था। दोस्तों, अरब सालार रोमन्स को एक ऐसे मैदान जंग में ला रहे थे जहां उन्हें भरपूर टेक्टिकल एडवांटेज हासिल था। इसी एडवांटेज को, इसी फायदे को देखते हुए खालिद बिन वलीद ने 3 पॉइंट्स पर मबनी एक जबरदस्त प्लान बनाया। इस प्लान का पहला नुक्ता यह था कि रोमन फौज को मैदान जंग में बेतहाशा थकाया जाए और उनका मोराल डाउन करके उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जाए। दूसरे नंबर पर यह कि रोमन फौज किसी भी तरह शुमाली सिंध से यानी खुले रास्ते से भागने ना पाए। तीसरा नुक्ता इस प्लान का यह था कि रोमन फौज को वादी रका की गहरी घाटी की तरफ धकेला जाए ताकि उनके पास भागने का, महफूज भागने का कोई रास्ता ना रहे। दुश्मन या तो अरबों की तलवारों से मारा जाए या फिर 1000 फीट गहरी घाटी में जा गिरे। अब देखें माय क्यूरियस फेलोज, ये मंसूबा ऑन पेपर तो बहुत ही शानदार था,
लेकिन कहते हैं कि फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वार इज प्लानिंग। जंग की पहली हलाकत जंगी मंसूबा ही होती है। सो जनरल खालिद बिन वलीद के मंसूबे के साथ भी ऐसा हो सकता था। आप जरा रोमन फौज की ताकत को देखें। तारीख तबरी के मुताबिक इस रोमन फौज की तादाद 2,40,000 थी, 240,000, जबकि वेस्टर्न हिस्टोरियंस का कहना है कि यरमूक की लड़ाई में सिर्फ 15 से 40,000 रोमन्स ने हिस्सा लिया था। इन फौजियों को रोमन अंपायर के कोने कोने से जमा किया गया था। इनमें आर्मीनियाई थे, स्लाव्स थे, यूनानी और 60,000 ईसाई अरब भी थे। इस लश्कर की कमान आर्मीनिया का बादशाह कर रहा था, जो कि रोमन शहनशाह का मातहत था। वेस्टर्न सोर्सेज में इसका नाम वहान लिखा है, जबकि मुस्लिम हिस्टोरियंस इसका तलफ़ुज़ बेहीन करते हैं। हम भी इसी तलफ़ुज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो बेहीन की कमान में रोमन फौज यरमूक पहुंची। मुस्लिम पाकिस्तानी हिस्टोरियन आगा इब्राहिम अकरम के मुताबिक इस फौज ने अपना कैंप वादी रक्कात के शुमाल में लगाया था। रोमन फौज की तादाद का अंदाजा इससे भी लगाएं कि उनका कैंप तकरीबन 29 किलोमीटर पर फैला हुआ था। इस रोमन टड्डी दल के सामने अरब फौज कितनी थी? मुस्लिम रवायात के मुताबिक बमुश्किल 40,000, 30,000 पैदल जंगजू और 10,000 घुड़सवार, बस। यानी खालिद बिन वलीद ने जंगी स्ट्रेटजी जो बनाई थी वो अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को, 6 टाइम्स बिगर एनिमी को हराने के लिए बनाई थी। इस स्ट्रेटजी से पहला मार्का कैसे लड़ा गया, पहला दिन कैसा था? माय क्यूरियस फेलोज रोमन कमांडर बेहीन जब इस्लामी लश्कर के सामने आया तो उसने दुश्मन की ताकत को चेक करने के लिए पहले ईसाई अरबों को लड़ने के लिए आगे भेजा। चंद मुख्तसर झड़पें हुई, लेकिन इनमें मुस्लिम अरब लश्कर का पलड़ा भारी रहा। इस दौरान बेहीन और खालिद बिन वलीद की भी चंद एक मुलाकातें हुई, जिनमें अरब सालार को दौलत के बदले शाम का इलाका छोड़ने की पेशकश हुई, लेकिन ऐसी किसी भी ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया। 15 अगस्त 636 के रोज दोनों फौजें आमने सामने आ गईं। इन फौजों की जंगी तरतीब भी दोस्तों आपको हैरान कर देगी। रोमन पैदल फौज 4 हिस्सों में तकसीम थी और हर हिस्सा 30-30 सफों में पीछे तक खड़ा था। तमाम सफों के पीछे घुड़सवार रिजर्व दस्ते भी मौजूद थे। इनकी फ्रंट लाइन, रोमन फ्रंट लाइन 13 से 19 किलोमीटर तवील थी मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक। इनमें सबसे मुश्किल में रोमन राइट विंग था, क्योंकि इसके बिल्कुल पीछे वादी आलान की गहरी घाटी थी। रोमन फौज के मुकाबले में अरब फौज भी दोस्तों 4 ही हिस्सों में तकसीम होकर खड़ी थी, लेकिन कम तादाद की वजह से वो रोमन्स की 30 सफों के मुकाबले में सिर्फ 3-3 सफे ही बना पाए थे। अरब फौज के राइट विंग की कमान अमर बिन उल आस कर रहे थे। सेंट्रल राइट की कमान शुरहबेल, सेंट्रल लेफ्ट की अबू उबैदा और लेफ्ट विंग की कमान यजीद बिन अबी सुफियान के हाथ में थी। 10,000 अरब घुड़सवारों में से 2-2 के 2 दस्ते दाएं और बाएं की मदद पर तैनात थे। बाकी 6,000 घुड़सवार रिजर्व में थे, जिनमें 4,000 की कमान बराह रास्त खालिद बिन वलीद कर रहे थे। लश्कर के पीछे अरब कैंप में खवातीन डंडे और पत्थर लिए खड़ी थीं कि कोई अरब लड़ाई से वापस भागे तो वो उसकी खूब खबर ले सके। जंग के पहले दिन दोनों तरफ के बहादुर बारी बारी एक दूसरे को ललकारने के लिए आगे बढ़े। इन झड़पों में रोमन्स का भारी नुकसान हुआ। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने सबसे ज्यादा 5 दुश्मनों को मौत के घाट इसी तरह से उतारा। इसके बाद बाकायदा जंग शुरू हुई, जिसमें रोमन्स की एक कमजोरी सामने आ गई। वो ये कि उनका लश्कर था तो तादाद में बहुत बड़ा, लेकिन इसके अक्सर फौजी, अक्सर जंगजू ना तजुर्बाकार थे और ये जंग उनकी पहली लड़ाई थी। सो वो जमकर लड़ नहीं पा रहे थे। इसका नतीजा ये निकला कि अरबों की महज 3 सफें भी उनकी 30 सफों पर भारी पड़ने लगी। शाम तक लड़ाई होती रही और गुरूब आफताब के वक्त दोनों फौजें अपने अपने कैंप्स में लौट गईं। रात को रोमन कमांडर बेहीन ने एक जबरदस्त मंसूबा और बनाया, और ये मंसूबा एक सरप्राइज अटैक का था। दूसरे रोज, यानी जिस दिन उस मंसूबे पर अमल होना था, मुस्लिम लश्कर नमाज फजर अदा करने में मसरूफ था। तो इसी दौरान रोमन्स ने अचानक हमला कर दिया। उनका मंसूबा ये था कि सेंट्रल वाली दोनों रोमन फोर्सेस अपने सामने अबू उबैदा और शुरहबेल की फोर्सेस को मसरूफ रखेंगी, जबकि दाएं और बाएं यजीद बिन अबी सुफियान और अमर बिन उल आस के फोर्सेस पर रोमन्स शदीद हमला करेंगे। कमांडर बेहीन को यकीन था कि अरबों के दाएं और बाएं बाजू को तोड़कर वो ये जंग जीत सकते हैं। सरप्राइज अटैक का मकसद भी ये था कि अरबों को सफबंदी का मौका ना मिले और प्लान कामयाब हो जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका।
खालिद बिन वलीद ने कुछ दस्तों को कैंप के आगे पहरे के लिए तैनात कर रखा था। ये दस्ते कुछ देर रोमन्स का एडवांस रोकने में कामयाब रहे। इस दौरान अरब लश्कर ने सफबंदी मुकम्मल कर ली, लेकिन रोमन्स अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़े और दाएं और बाएं बाजू पर शदीद हमला कर दिया, जबकि सेंटर वाली फोर्सेस को भी लड़ाई में उन्होंने उलझा लिया। फिर यूं हुआ कि रोमन्स की तवक्को के एन मुताबिक अरबों के दाएं और बाएं बाजू में दरारें पड़ने लगी। अरब मैदान जंग से फरार होने लगे। रोमन प्लान कामयाब होने जा रहा था और ये अरबों के लिए एक नाइटमेयर था, एक डरावना ख्वाब था। लेकिन फिर हुआ क्या? अरब लश्कर में सबसे पहले अमर बिन उलास के राइट विंग वाले फौजी मैदान जंग छोड़कर भागे, लेकिन जैसे ही ये पीछे कैंप में पहुंचे तो वहां उनका वास्ता अपनी ही खवातीन से पड़ गया। वो डंडे और पत्थर उठाए इसी वक्त के लिए तो तैयार खड़ी थीं। उन्होंने खूब लान तान की और कहा, अगर तुम हमें इन काफरों से नहीं बचा सकते तो तुम हमारे शौहर ही नहीं हो। कुछ खवातीन ने ये अशार पढ़ना शुरू कर दिए कि सुनो, तुम जो अपनी वफादार बीवी को छोड़कर भाग रहे हो वो हसीन और साबित कदम है, तुम इसे काफिरों के लिए छोड़ रहे हो। ये काफिर, ये बुरे गुनाहगार लोग हमसे जैसा चाहेंगे सलूक करेंगे। लान तान के अलावा औरतों ने डंडों और पत्थरों से भी वापस आने वालों की खूब खबर ली। अरब जंगजू अपनी खवातीन के हाथों शर्मिंदा होकर वापस मैदान जंग में लौट आए। लश्कर के उखड़ते कदम एक बार फिर जमने लगे। इधर खालिद बिन वलीद भी अपने 4000 घुड़सवारों के साथ अमर बिन उलास की मदद के लिए आ गए। उन्होंने रोमन फोर्सेस पर ईस्टर्न साइड से भरपूर हमला कर दिया। रोमन फोर्सेस इस हमले की ताब ना लाकर पीछे हट गईं। यूं दोनों लश्कर हमला शुरू होने वाली पोजीशंस पर वापस आ गए। अमर बिन उलास की पोजीशन तो मुस्तहकम हो गई, लेकिन अब यजीद बिन अबी सुफियान के तहत लेफ्ट विंग बाएं बाजू वाले फौजियों ने भागना शुरू कर दिया। इन भागने वालों में अबू सुफियान भी शामिल थे, जो अपने बेटे यजीद की कमान में लड़ रहे थे। जब वो अपना घोड़ा भगाते हुए अरब कैंप में पहुंचे तो जिस औरत ने उनका रास्ता रोका वो उनकी बीवी हिंदा थी। आप हिंदा और अबू सुफियान के मुतल्लिक यकीनन बहुत कुछ जानते होंगे। दोनों पहले इस्लाम के सख्त खिलाफ थे, लेकिन फतह मक्का के वक्त वो मुसलमान हो गए। तो अब हिंदा ने अबू सुफियान के घोड़े के सर पर डंडा मारा और चिल्लाकर कहा, ओ अरब के बेटे, कहां चल दिए? लड़ाई की तरफ लौट जाओ और जुर्रत का मुजाहरा करो ताकि तुम्हारे वो गुनाह माफ हो सकें जो तुमने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किए थे। अबू सुफियान ने अपनी बीवी की बातें सुनी तो सरपिट वापस लौट गए। बाकी भागने वाले अरब सिपाही भी औरतों की तानाजनी और लाठी पत्थर खाकर वापस आ गए। इस मौके पर कई रोमन फौजी भी अरबों का ताकुब करते हुए कैंप के करीब आ चुके थे। अरब खवातीन ने इन पर भी हमला किया, बल्कि एक खातून ने तो तलवार के वार से एक रोमन फौजी को हलाक भी कर दिया। इब्तदाई इस्लामी तारीख की अहम तरीन किताब फतूहुल बुल्दान के मुताबिक हिंदा चिल्ला चिल्ला कर अरबों से कह रही थी कि इन गैर मख्तूनों को अपनी तलवारों से काट फेंको, यानी इन लोगों को जिनके खतरे नहीं हुए इन्हें मार डालो। उन्होंने इस मौके पर अरबों को जोश दिलाने के लिए एक गीत भी गाया जो उन्होंने बरसों पहले जंगे ओहद में काफिरों को जोश दिलाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ गाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम रात की बेटियां हैं, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो हम तुम्हें गले लगाएंगी, लेकिन पीछे हटोगे तो हम तुमसे दूर हो जाएंगी। तो औरतों के जोश दिलाने पर यजीद बिन अबी सुफियान के लश्करी लौट आए। इस दौरान खालिद बिन वलीद राइट विंग की मदद करके अब लेफ्ट विंग की तरफ आ गए थे। उन्होंने यहां भी रोमन्स को पीछे धकेलकर यजीद बिन अबी सुफियान की पुरानी पोजीशन बहाल कर दी। इस दौरान अज़्ज़रार बिन अज़वर, जो कि खालिद बिन वलीद के साथ थे, वो अबू उबैदा के सामने वाली रोमन फोर्स पर हमला आवर हुए और उनके कमांडर को हलाक कर दिया। शाम तक दोनों फोर्सेस अपनी सुबह वाली पोजीशन पर ही लड़ती रहीं, लेकिन गुरूब आफताब के वक्त ये फौजें फिर अपने कैंप्स में लौट गईं। अगले रोज यानी तीसरे दिन की लड़ाई शुरू अब होना थी और ये दिन बहुत ही सख्त साबित होने वाला था। मर्क्यूरस फेलोज जंगे यरमूक के दूसरे रोज की लड़ाई से रोमन्स समझ गए थे कि अमर बिन उलास की पोजीशन बाकी अरब लश्कर से कमजोर है। चुनाचे उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी पूरी ताकत को उनके और उनके बराबर लड़ने वाले शुरहबेल के मुकाबले पर झोंक देंगे, जबकि बाकी दो अरब फोर्सेस को सिर्फ मसरूफ रखा जाएगा ताकि वो अपने साथियों की मदद ना कर सकें। तीसरे दिन रोमन्स ने अपने प्लान के मुताबिक अमर बिन उलास और शुरहबेल की फोर्सेस पर भरपूर हमला किया, जबकि उनके वो दस्ते जो अबू उबैदा और यजीद बिन अबी सुफियान के सामने थे वो बस अपनी जगह खड़े रहे। रोमन्स का ये प्लान एक बार फिर कामयाब रहा।
अमर बिन उलास के फोर्सेस की सफ़ें टूट गईं और सिपाही भाग खड़े हुए। उधर शुरहबेल वाली फोर्सेस का दायां राइट हिस्सा भी पसपा हो गया। लेकिन एक बार फिर अरब खवातीन ने तारीखी किरदार अदा किया। उन्होंने सिपाहियों पर डंडों और पत्थरों अरब फोर्सेस को सिर्फ मसरूफ रखा जाएगा ताकि वो अपने साथियों की मदद ना कर सकें। तीसरे दिन रोमन्स ने अपने प्लान के मुताबिक अमर बिन उलास और शुरहबेल की एक बार फिर कामयाब रहा। अमर बिन उलास के फोर्सेस की सफ़ें टूट गईं और सिपाही भाग खड़े हुए। उधर शुरहबेल वाली फोर्सेस का दायां राइट हिस्सा भी पसपा हो गया। लेकिन एक बार फिर अरब खवातीन ने तारीखी किरदार अदा किया। उन्होंने सिपाहियों पर डंडों और पत्थरों से हमला किया और उन्हें मैदान जंग में लौटने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं कि एक अरब सिपाही ने बाद में अपने साथियों से कहा था कि रोमन्स का सामना करना अपनी खवातीन का सामना करने से ज्यादा आसान है। चुनाचे दोनों पीछे हटती फोर्सेस दोबारा लड़ने लगी। ताहम अब उनकी पोजीशन पहले वाली पोजीशन से दूर थी। रोमन्स उनका ताकुब करते हुए अरब कैंप के करीब पहुंच चुके थे। ऐसे में खालिद बिन वलीद ने अपने घुड़सवार दस्तों के साथ बाएं तरफ से दुश्मन पर एक और हमला कर दिया, जबकि अमर बिन उलास के साथ जो 2000 घुड़सवार दस्ते थे जो उन्हें पहले रोज असाइन किए गए थे, उन्होंने दाएं तरफ से दुश्मन पर हल्ला बोल दिया। सामने से अमर बिन उलास ने पेशकदमी की। कई घंटों तक लड़ाई होती रही जिसमें दोनों फोर्सेस का भारी जानी नुकसान हुआ। ताहम आखिर में मैदान अरब फोर्सेस के हाथ रहा। जबकि तीसरे दिन का सूरज डूबा तो रोमन्स को एक बार फिर उनकी इब्तदाई पोजीशन पर वापस धकेला जा चुका था। अमर बिन उलास और शुरहबेल की पीछे हटने वाली फोर्सेस भी आगे आकर अपनी जगह पर पांव गाड़ चुकी थीं। याद रहे दोस्तों कि तीसरे दिन की ये सारी लड़ाई दाएं तरफ की दोनों फोर्सेस यानी शुरहबेल और अमर बिन उलास वाली तरफ ही होती रही, बाकी तरफ तकरीबन खामोशी ही रही। माय क्यूरियस फेलोज, 3 रोज की लड़ाई में रोमन्स की हिम्मत बुरी तरह जवाब दे चुकी थी। वो कई बार कामयाबी के बहुत करीब से वापस आए थे। खालिद बिन वलीद के प्लान के मुताबिक अब वो वाकई थकने लगे थे। अपनी फौज की खराब हालत देखकर कमांडर बेहेन ने चौथे दिन को फैसलाकुन बनाने का इरादा कर लिया। चौथे दिन रोमन्स ने नाउ और नेवर के माइंडसेट से जंग शुरू की। ताहम उनका मंसूबा पहले वाला ही था कि मुसलमानों के दोनों राइट विंग्स यानी अमर बिन उलास और शुरहबेल की फोर्सेस पर भरपूर हमला किया जाए। उन्होंने कर दिया। 3 रोज की लड़ाई में उन्हें यह तजुर्बा हो ही चुका था कि अरब फोर्सेस का राइट विंग बाकी फोर्सेस से काफी हल्का है, कमजोर है। इसलिए वो एक डेस्परेट फाइनल अटेम्प्ट में इसे तोड़ देना चाहते थे ताकि सफ़ें पलट दें। लेकिन इस बार अरब भी होशियार थे। अमर बिन उलास दुश्मन के सख्त हमले के सामने कुछ पीछे तो हटे, लेकिन इस बार वो अपने कैंप तक पसपा नहीं हुए। अलबत्ता शुरहबेल की फोर्सेस को लड़ाई में शदीद नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा लगता था कि इस हिस्से के कदम जल्द ही उखड़ जाएंगे, लेकिन जब खालिद बिन वलीद ने यह देखा तो उन्होंने मुस्लिम लश्कर के लेफ्ट विंग के दोनों हिस्सों अबू उबैदा और यजीद बिन अबी सुफियान को अपने सामने की दुश्मन फोर्सेस पर भरपूर हमले का हुक्म दिया। ये दोनों फोर्सेस भी अब आगे बढ़कर दुश्मन से टकरा गईं और उन्हें नुकसान पहुंचाने लगी। फिर खालिद बिन वलीद ने यह किया कि अपने घुड़सवार दस्तों को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक दस्ते को वो खुद कमान करते हुए शुरहबेल के दाएं तरफ से रोमन्स पर टूट पड़े। दूसरा घुड़सवार दस्ता शुरहबेल के बाएं जानिब से सामने मौजूद फोर्सेस पर हमलावर हो गया। ये वो रोमन फोर्सेस थी जिनमें आर्मीनी और अरब क्रिश्चियंस लड़ रहे थे। इसी रूमी फोर्स पर सामने से अब शुरहबेल की फोर्सेस ने भी भरपूर हमला कर रखा था। यूं आर्मीनियाई फोर्सेस और उनके अरब इत्तेहादी 3 अतराफ से हमलों की जद में आ गए। कई घंटों की लड़ाई के बाद आखिर में रोमन फोर्सेस को भारी जानी नुकसान उठाकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पसपा होना पड़ा। यहां तक तो दोस्तों सब कुछ अरबों के हक में रहा, लेकिन अचानक बाएं तरफ से अरब लश्कर को एक सरप्राइज मिला। वो यूं कि अबू उबैदा और यजीद बिन अबी सुफियान की फोर्सेस रोमन तीरंदाजों की जद में आ गईं। अल-वाक़दी का दावा है कि रोमन्स ने अरबों पर 1 लाख तीर इकट्ठे ही चला दिए। ये तीर मुसलमानों पर औलों की तरह बरसने लगे। इससे बहुत से मुसलमान जख्मी हो गए, जिनमें से 700 की तो एक आंख ही जाया हो गई। इस वाक़े को एक आंख जाया होने वाले दिन के नाम से भी याद किया जाता है। तीरों की बरसात के बाद अरब लश्कर में बस यही शोर था कि हाय मेरी आंख, हाय मेरी आंख। हो सकता है 1 लाख तीरों वाली बात मुबालगा आराई हो, लेकिन अरब फौज तीरों की जद में बहरहाल थी और नुकसान भी उठा रही थी। यही वजह थी कि यजीद और अबू उबैदा अपनी फोर्सेस को तीरों से बचाने के लिए पीछे हटने लगे। रोमन्स ने उन्हें पीछे हटता देखकर इतना जबरदस्त हमला किया कि अरब फोर्सेस शिकस्त के दहाने पर पहुंच गईं। अब खालिद बिन वलीद तो आर्मीनियाई फोर्सेस से लड़ रहे थे,
ऐसे में कोई तो होता जो अरब लश्कर को इस शिकस्त से बचाता, और ये कोई था, ये खालिद बिन वलीद के दोस्त और साथी अकरमा बिन अबू जहल या अकरमा बिन अबुल हकम थे। अकरमा ने जब अरबों को हारते देखा तो अपने बेटे अमर और 400 साथियों के साथ दुश्मन पर पल पड़े। वो इतनी बहादुरी से लड़े कि दुश्मन के सारे हमले नाकाम बना दिए, लेकिन इसकी कीमत यूं अदा की कि ये तमाम 400 बहादुर या तो जान से गए या फिर इतना जख्मी हुए कि लड़ने के काबिल ही न रहे। जब खालिद बिन वलीद शुरहबेल की फोर्सेस को स्टेबल करने के बाद लौटे तो अकरमा और उनके बेटे अमर आखिरी सांसें ले रहे थे। यूं जंग यरमूक का दोस्तों चौथा खून आशाम दिन तमाम हो गया। पांचवें रोज कोई लड़ाई नहीं हुई। दोनों फोर्सेस जंग से बुरी तरह थक चुकी थीं, लेकिन रोमन्स ज्यादा कमजोर पड़ गए थे। चौथे दिन को फैसला कुन ना बना पाने के बायस अब उनका मोराल काफी डाउन था। उन्होंने सुलह की बातचीत का पैगाम भेजा, लेकिन अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद ने इनकार कर दिया। ताहम इस पैगाम से खालिद बिन वलीद भांप गए कि उनकी हिकमत अमली का फेज 1 कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। रोमन्स थक चुके हैं। 4 रोज की खूनरेज लड़ाई ने दुश्मन को थका ही दिया था। अब उन्होंने खालिद बिन वलीद ने फेज 2 यानी अटैक की प्लानिंग शुरू कर दी। प्लानिंग के मुताबिक रात को खालिद बिन वलीद के हुक्म पर ज़रार बिन अज़वर तकरीबन 500 सवारों के साथ अरब कैंप से निकल गए। वो रोमन्स की नजरों से बचते बचाते वादी रक्काद पहुंचे। उन्होंने इस पर मौजूद पुल क्रॉस करके उसके मगरबी किनारे पर एक बुलंद मुकाम के पीछे पोजीशन ले ली। छठे रोज दोनों फोर्सेस ने दोबारा सफबंदी की। इस बार रोमन्स बिल्कुल दिफाई अंदाज इख्तियार किए हुए थे। रोमन राइट विंग के कमांडर ग्रेगोरी ने अबू उबैदा को मुकाबले के लिए ललकारा। अबू उबैदा मुकाबले पर निकले और कुछ ही देर में उसे मौत के घाट उतार दिया। अब दोनों फोर्सेस एक बार फिर टकरा गई। खालिद बिन वलीद ने लड़ाई शुरू होते ही अपने घुड़सवार दस्तों के साथ फैसलाकुन मूव की। वो अमर बिन उलास की फौज के गिर्द चक्कर काटकर उनके सामने वाली रोमन फोर्स पर दाएं तरफ से हमलावर हो गए। अमर बिन उलास और खालिद बिन वलीद के मुश्तरका हमले ने जल्द ही इस फोर्स के कदम उखाड़ दिए। इस फोर्स के सिपाही भाग भाग कर साथ मौजूद आर्मीनियाई दस्ते में घुस गए और इसका डिसिप्लिन भी खराब कर दिया। अब अमर बिन उलास और खालिद बिन वलीद की फोर्सेस दाएं तरफ से आर्मीनियाई फोर्सेस पर हमले कर रही थीं और सामने से शुरहबेल पूरी ताकत से अटैक कर रहे थे। देखते ही देखते आर्मीनियाई फोर्सेस की सफें भी टूटने लगी। इस फोर्स के साथ मौजूद रोमन घुड़सवार दस्ते तो शिकस्त भांप कर शुमाल की तरफ भाग गए। हाँ, अलबत्ता पैदल दस्ते कहां भाग सकते थे, वो वहीं रहे। और फिर ये हुआ कि रोमन फोर्स के रिजर्व घुड़सवार कुछ दस्ते आर्मीनियाई फोर्सेस की मदद के लिए आगे भी बढ़े, लेकिन खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवार दस्तों के साथ उनसे टकरा गए और उन्हें कामयाबी से पीछे हटा दिया। तमाम रिजर्व रोमन घुड़सवार भी अब शुमाल की तरफ भागने लगे। इनके साथ कमांडर बेहेन भी चला गया। अब मैदान में लड़ने वाली बाकी 3 रोमन फोर्सेस घुड़सवार दस्तों की मदद से महरूम हो चुकी थीं। खालिद बिन वलीद उनके अकब में उनके पीछे पहुंच चुके थे। उन्होंने दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले किए और उनकी सफें उलट कर रख दी। रोमन फौज मुकम्मल शिकस्त खाकर वापस भागने लगी, लेकिन सवाल ये था कि वो भागकर आखिर जाएं कहां। जाहिर है शुमाल की तरफ ही रास्ता था, वहीं उनका कैंप था और यहीं से वो दमिश्क जा सकते थे। लेकिन जैसे ही वो भागे, खालिद बिन वलीद और उनके साथियों ने भी शुमाल की तरफ घोड़े दौड़ा दिए। वो पैदल रोमन फौजियों से पहले ही उसी शुमाली रास्ते पर पहुंच गए और वहां दीवार बनकर खड़े हो गए। अब रोमन्स के लिए ये रास्ता चूंकि बंद हो चुका था, सो उन्हें उसी ट्रैप की तरफ दौड़ना पड़ा जिसकी प्लानिंग खालिद बिन वलीद जंग से पहले कर चुके थे, यानी जनूब में, साउथ में, वादी रक्काद की तरफ। रोमन सिपाहियों को बिल्कुल इल्म नहीं था कि इस घाटी में मौत मुंह खोले उनकी मुंतजिर है। इस वादी पर कायम अकलौता पुल बज़ाहिर बच निकलने का वाहिद रास्ता था। रोमन्स इसी की तरफ लपके थे, लेकिन जब वो करीब पहुंचे तो खौफ से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ज़रार बिन अज़वर अपने सवारों के साथ बुलंद मगरबी किनारे पर तैयार खड़े थे। यहीं से उन्होंने रोमन्स पर पत्थरों और तीरों की बारिश कर दी, जबकि तमाम अरब लश्कर भी जल्द ही यहाँ पहुंच गया और उन्होंने नीम दायरे की शक्ल में रोमन फोर्सेस को, पैदल फोर्सेस को घेर लिया। रोमन्स के लिए अब आगे तलवार की मौत थी और पीछे घाटी की गहराई। फरार का रास्ता खत्म हो चुका था। हजारों रोमन्स मुस्लिम लश्कर की तलवारों से कट मरे। जो पुल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे वो ज़रार बिन अज़वर के हाथों मारे गए। हजारों दूसरे रोमन्स भी थे जो घाटियों में गिरकर हलाक हो गए। इस सब का नतीजा ये हुआ कि कुछ ही घंटों में घाटी की अतराफ जाने वाली तकरीबन सारी रूमी फौज मारी जा चुकी थी। खालिद बिन वलीद का मास्टर प्लान कामयाब रहा था।
मैक्यूरस फैलोस यरमूक की पूरी लड़ाई में कुल मिलाकर 70,000 रोमन फौजी हलाक हुए, जबकि इसके मुकाबले में अरब जंगजुओं का नुकसान 4,000 सिपाहियों का था। ताहम इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक इस लड़ाई में 5,000 अरब जंगजू और 40,000 रोमन्स जान से गए थे। यानी रोमन्स का लश्कर और नुकसान खासा बड़ा था, और ये बात वेस्टर्न सोर्सेज से भी मालूम होती है। यरमूक की फतह के फौरी बाद खालिद बिन वलीद ने उस फौज का भी पीछा किया जो दमिश्क की तरफ भाग रही थी। इस ताकुब के दौरान दमिश्क के करीब ही एक झड़प में बाज़ंतीनी रोमी जनरल बहीन भी मारा गया। How do you protect yourself against an invisible enemy? You're watching Beneath the Surface, presented by जनरल बहीन भी मारा गया। दोस्तों, यरमूक की फतह अरबों की रोमन्स के खिलाफ फैसला कुन जीत थी। जब अंताकिया में रोमन शहंशाह हरकुलिस यानी हरकुल को इस शिकस्त का इल्म हुआ, तो वो अंताकिया छोड़कर कुस्तुनतुनिया लौट गया, मतलब आज के इस्तांबुल चला गया। शाम और अनातोलिया की सरहद पर रुककर उसने आखिरी बार शाम को हसरत भरी नजर से देखा और फिर खुद कलामी की कि ऐ सरजमीन शाम तुझे सलाम, जाने वाला तुझे खराज तहसीन पेश करता है। अब मैं कभी बेखौफ इस सरजमीन पर कदम नहीं रख सकूंगा। आह, क्या ही शानदार जमीन है जिसे मैं दुश्मनों के हाथ छोड़कर जा रहा हूँ। इसके बाद रोमन शहंशाह कभी शाम लौटकर नहीं आ सका। यरमूक के बाद दमिश्क, बालबक और हिम्स, जो कि अरबों ने पहले खाली कर दिए थे, वो दोबारा अपने कब्जे में ले लिए। अगले 2 बरस के अंदर अरब लश्करों ने बैतुल मुकद्दस से लेकर अलीपो और अंताकिया तक तमाम अहम शहर फतह कर लिए। इन फतूहात में खालिद बिन वलीद कमांडर अबू अबैदा के नायब की हैसियत में उनके साथ ही रहे। फतूहुल बुल्दान के मुताबिक बैतुल मक़दस का मुहासरा अमर बिन अल आस ने किया था, ताहम अबू अबैदा उनकी मदद के लिए पहुंचे थे। इस मुहिम में भी खालिद बिन वलीद उनके साथ थे। आप जानते हैं कि फिर खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आकर बैतुल मक़दस के सरेंडर का मुआहदा तय किया था। खालिद बिन वलीद ने अबू अबैदा के हुक्म पर अलग से भी कई फौजी मुहिम्मात सरअंजाम दी। इस दौरान यरमूक जैसा तो कोई बड़ा मुआरका, कोई बड़ी जंग नहीं हुई, ताहम खालिद बिन वलीद ने शाम के कई छोटे बड़े शहर फतह किए, जिनमें से एक का नसरीन भी था। ये मौजूदा तुर्की की सरहद के करीब था। अबू अबैदा ने उन्हें इसी शहर का गवर्नर भी मुकर्रर कर दिया। मुआरका यरमूक के दोस्तों 2 बरस बाद 638 में खालिद बिन वलीद ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो का नसरीन से मौजूदा तुर्की के शहर मराश पर हमला आवर हुए और इसे फतह कर लिया। लेकिन जब वो माले गनीमत से लदे हुए काफिले के साथ वापस पहुंचे तो उनका ज़वाल शुरू हो गया। उन्हें मदीना मुनव्वरा बुलाकर उनकी जायदाद का हिसाब लिया गया और उनके पास मौजूद 20,000 इजाफी दिरहम जब्त कर लिए गए। बस यूं समझ लीजिए कि उन्हें कुछ वैसे ही हालात से गुजरना पड़ा जिनसे उनके बाद के एक और बहुत बड़े मुस्लिम कमांडर फातेह अंदलुस मूसा बिन नुज़ैर को गुजरना पड़ा था। बहरहाल दोस्तों, अपनी कमान खोने के बाद खालिद बिन वलीद ने जिंदगी के आखिरी आयाम गालबन हिम्स ही में गुजारे और कभी मदीने नहीं लौटे। इस दौरान शाम में ताउन की वबा फैल गई। इस वबा से खालिद बिन वलीद के 40 बेटे वफात पा गए। इस वबा ने जंगे यरमूक जीतने वाले बेशतर बड़े कमांडर्स जैसा कि अबू अबैदा, शुरहबैल, अज़रार बिन अज़वर और दीगर कई साथियों की जानें भी ले ली। खालिद बिन वलीद की जिंदगी के आखिरी दिन बिल्कुल गुमनामी में और अपनों के गम में गुजरे। उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि जंगों में उन्हें जख्म तो बेशुमार लगे, लेकिन शहादत नसीब नहीं हुई। यरमूक के 6 बरस बाद 642 में खालिद बिन वलीद चल बसे। कहते हैं कि वफात के वक्त उनके पास एक तलवार, एक घोड़े और एक गुलाम के अलावा कोई जायदाद नहीं थी। दोस्तों, तारीख़ आलम के इस अजीम नाकाबिल शिकस्त कमांडर को शाम में दफन कर दिया गया। हिम्स में एक मस्जिद